स्वागत है बच्चों आपका ज्योतिर्व एजुकेशन चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसमें एक कविता कैसे राजा का खजाना चोरी होने से बचाती है। चैप्टर नंबर 11 कविता का कमाल। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेलकूद में ही समय बिता देता था। तो बच्चों ये बहुत पुराने टाइम की बात है। एक गांव में मदन और उसकी माताजी रहते थे। उनके पास में कोई काम नहीं था, वे बहुत ही गरीब थे। लेकिन मदन क्या है, वो दिन भर खेलता कूदता रहता था, वो कोई काम नहीं करता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर लाओ। उसकी माताजी परेशान हो जाती है क्योंकि वो बहुत गरीब थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसकी माताजी उसको बोलती है कि मैं तुझे ऐसे कुछ नहीं दूंगी, यहाँ ऐसे आराम से बिठा कर नहीं खिलाऊंगी, तुम्हें जाकर पैसे कमा कर लाने होंगे। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। तो इस तरीके से जो मदन होता है वो घर से बाहर की तरफ चला जाता है और वो गहरी सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे पैसे कमाएगा अभी। तो तभी जब वो सोच रहा होता है तो उसको एक ढिंढोरा पीटने वाले की आवाज़ आती है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ढिंढोरा पीटने वाला होता है। ढिंढोरा पीटना क्या होता है, उसके हाथ में एक ड्रम होता है और ये स्टिक डंडी होती है, जिससे उसको बजाता है तो उससे आवाज़ निकलती है और वो फिर जो भी अनाउंस करना होता है वो अनाउंस करता है। जैसे ये अनाउंस कर रहा है, सुनो सुनो सुनो, दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशरफिया पुरस्कार भी मिलेंगी। मतलब यहाँ क्या होता है, जो अशरफिया होती है वो सोने की बनी होती हैं, तो वो उनको जो है प्राइज में मिलेंगी, जो भी सबसे अच्छी कविता सुनाएगा। ये जो है ये अनाउंसमेंट करता है। मदन चौकन्ना हो गया। मदन एकदम चौंक गया क्योंकि मदन को तो ऐसी ही ज़रूरत थी, उसको पैसा कमाना था। 100 अशरफिया, यह तो बना बनाया अवसर है। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची नहीं है, क्या सुनाएगा। अब वो सोचने लगा ये अवसर तो आया हुआ है, लेकिन वो कविता कभी उसने लिखी ही नहीं है, तो वो सुनाएगा क्या वहाँ पर जाकर। वहाँ पहुंचकर उसने सोचा कि रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ जाएगा। सूझ जाएगा मतलब होता है कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। जब वो रास्ते में जा रहा था तो कुछ ना कुछ उसको समझ में आ जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। ये देख रहे हो आप, ये कुत्ता उसको दिखाई देता है। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। ये कुत्ता है, देखो यहाँ पे जमीन खोद रहा है। तो मदन क्या करता है, जब वो कुत्ता को देखता है कि वो जमीन खोद रहा है तो उससे ही वो अपनी एक पंक्ति तैयार कर लेता है अपनी कविता की। और उसकी पंक्ति क्या होती है, खुदर खुदर क्या खोदत है। मतलब जब खोदते हो तो उसमें से आवाज़ आती है ना, तो उससे उसने पंक्ति बनाई, खुदर खुदर करके क्या खोद रहे हो। तो उसकी पंक्ति हो जाती है, खुदर खुदर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह तालाब के पास पहुंचा। वहाँ एक भैंस पानी पी रही थी। अब ये देख रहे हो, तालाब के पास में एक भैंस जो है वो पानी पी रही थी। तो मदन बोला, सुरूर सुरूर का पीबत है। मतलब जब हम भी कोई चीज़ पीते हैं, पानी पीते हैं या कोई ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें से हल्की हल्की सुरसुर की आवाज़ आती है ना। तो भैंस थी वो बड़ी थी, तो तालाब में जो पानी पी रही थी तो उससे आवाज़ आ रही थी सुरसुर की। तो उससे वो अपनी पंक्ति बनाता है, सुरूर सुरूर का पीबत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की डाल पर एक चिड़िया दिखाई पड़ी। देखो एक पेड़ की डाल है, यहाँ पे चिड़िया बैठी थी, उसको वो देख लेता है उसको। पत्तियों के बीच से वह सिर निकाल कर इधर उधर झाँक रही थी। उसे देखते ही मदन ने मुँह से निकल पड़ा, ताक झाँक का खोजत है। मतलब वो इधर उधर झाँक रही थी, तो उसने उसकी लाइन बनाई कि ताक झाँक करके क्या खोज रही हो। खोजत मतलब होता है खोजना। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत है का ढूंढत है। एक पंक्ति जो है, एक लाइन वो खुद ही ऐड कर लेता है। उसका मतलब है कि हम जानते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तो सचमुच उसके मुंह में लड्डू फूटने लगे। मतलब उसको जो है बहुत खुशी होने लगी कि आपकी इतनी लाइन तो बनी गई थी। अब उसकी कितने आराम से वह कविता रास्ता जा रहा था। तभी उसे सर की आवाज़ सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता हुआ जा रहा था। उसने आगे की पंक्तियाँ भी तैयार कर ली। सरक सरक का भागत है। मतलब जब धीरे धीरे सांप चलता है, सर सर की आवाज़ आती है, तो उसने अब अपनी पंक्ति बनाई कि धीरे धीरे सरक सरक भागत है। मतलब कहाँ भाग रहे हो। जाना तो हम देखत है, मतलब जानते हो कि हम देख रहे हैं आपको। हमसे न बच सकत है, हमसे आप जो है बच नहीं पाओगे। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। मतलब उसके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाएगा, वो भी उसकी पंक्ति बन जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई।
वो राजधानी पहुंच जाता है, लेकिन उसे राजमहल का रास्ता नहीं पता था। पास में ही खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, वहाँ पे उसे नज़दीक एक आदमी दिखाई दिया। वो मदन जो है उससे पूछता है, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, मुझे नहीं तो किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य है राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। मतलब मदन ये सोचने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि राजमहल में काम करता होगा। उसने पूछा, आप कौन है साहब? तो मदन जो है उसका नाम पूछने लगता है, भाई कौन हो आप? उसको उत्तर देता है, धन्नु शाह। मदन के दिमाग में एक बिजली कौंधी, मतलब एक से अचानक से फिर उसका आइडिया आ जाता है, खुश हो जाता है। ओहो, धन्नु शाह, भाई धन्नु शाह, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्द से अपनी कविता बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। तो इस प्रकार उसकी कविता बन जाती है। उसकी कविता कंप्लीट हो जाती है तो उसको एक बार से फिर वो दोहराता है। उसकी कविता क्या बनती है? खुदुर खुदुर क्या खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है, सरक सरक का भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे न बच सकत है, धन्नु शाह भाई धन्नु शाह। तो इसका मतलब होता है बच्चों, खुदर खुदर क्या खोद रहे हो, सुर सुर करके क्या पी रहे हो, ताक झांक करके क्या खोज रहे हो, हमें पता है क्या ढूंढ रहे हो, धीरे धीरे सरक कर कहाँ भाग रहे हो, हम सब देख रहे हैं, हमसे बच नहीं पाओगे, धन्नु शाह भाई धन्नु शाह। तो इस तरीके से उसकी कविता बन जाती है। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। बारी आने का मतलब होता है जब उसका टर्न आता है, नंबर आता है। तो देखो ये राजमहल है, यहाँ पे राजा बैठा हुआ है और ये मदन है, तो मदन का नंबर आ जाता है, वो अपनी कविता सुनाता है जब उसका नंबर आता है। और यहाँ पे ये बाकी और लोग भी बैठे हैं कविता सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक दूसरे का मुंह ताकने लगे का मतलब होता है उनको ये समझ में नहीं आया कि वो कविता क्या सुना रहा है, उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है इस विचित्र कविता का। पर किसी ने यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन किसी ने शो नहीं किया कि उनको एक कविता समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो राजा के सामने अपने आप को मूर्ख नहीं दिखाना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई, क्योंकि राजा साहब को भी समझ में नहीं आई थी। वो सोच रहे थे कि भाई इस कविता का क्या मतलब है, तो रात में सोए नहीं, वो बस एकदम अपनी छत पर घूम रहे थे। मदन की कविता उनको सता रही थी, क्योंकि मदन की कविता जो सुनाई थी वो समझ में नहीं आई, तो इसलिए उनके दिमाग में उसकी टेंशन थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। तो वो अपने छज्जे पर, देखो राजा साहब ये खड़े हुए हैं, वहाँ पर जो कविता उसने सुनी थी मदन से, उसको दोहराने लगते हैं। वो सोचा कि शायद इसी तरह पहले को बूझ पाएं। तो इस तरीके से वो सोच रहे थे कि मैं गाऊँ तो मेरी समझ में शायद ये आ जाए। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। सेंध लगाना होता है मतलब चोरी करना। तो जब वो अपने छज्जे पे खड़े होकर कविता गा रहे थे, तो उसी टाइम पे उनके खजाने में कुछ चोर जो है वो चोरी करने के लिए आ गए। उनमें से एक चोर वही धन्नु शाह था। तो धन्नु शाह कौन था? जो मदन को मिला था, जिसने रास्ता बताया था, जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदर खुदर का खोगत है। तो जो कविता की पहली लाइन थी वो क्या थी? खुदर खुदर का खोजत है, मतलब धीरे धीरे खुदर खुदर की आवाज आती है जब खोदते हैं। तो क्या खोद रहे हो? चोरों ने सुना तो वे चौकन्ने होकर रह गए। चोर क्यों चौकन्ने हो गए? क्योंकि वो धीरे धीरे वहाँ से जहाँ उनकी राजा का खजाना था वहाँ खोद रहे थे वो, और वही लाइन राजा ने बोल दी। तो एकदम से लगा रहे हमें कोई देख तो नहीं रहा है, तो इसलिए एकदम चौकन्ने हो गए वो। क्या किसी ने देख तो नहीं लिया उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगे। चोरों का गला सूखने लगा, इसका मतलब क्या होता है? घबराहट में उनका मुंह जो है वो सूख गया। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। धन्नु शाह ने उठकर एक आधा घूंट निकला। मतलब क्या होता है कि जब वो चोरी करने के लिए आए तो वहाँ पे मिट्टी टाइट होती है, उसको कैसे खोदेंगे? तो वो अपने साथ में पानी लेकर आए थे कि पानी डालते रहेंगे, मिट्टी गीली हो जाएगी और हम धीरे धीरे उसको खोद लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर उस पानी को वो एक दो घूंट पी लेते हैं। तभी राजा साहब बोले, शुरू का पीबत है, चोरों को काटो तो खून नहीं। जब वो पानी पीने लगा मदन, तो जो कविता की दूसरी लाइन थी, राजा साहब तो अपना उसको गा रहे थे, तो दूसरी लाइन क्या थी? शुरू क्या पीबत है। तो उसको लगा भाई धीरे धीरे क्या पी रहे हो। उसको मदन को लगा भाई तो मुझे ही बोल रहे हैं, तो चोरों को काटो खून नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि वो सन रह गया एकदम, बहुत ज़्यादा डर या हैरानी में होना, भाई ये क्या हो गया, जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम से वही आवाज़ आती है। अगर वो खोद रहे हैं तो वो खोदने की आवाज़ करते हैं, वो पानी पी रहे हैं तो पानी की बात करते हैं। सहम कर मतलब डर कर इधर उधर झांकने लगा कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें डर लगा कि हमें देख ले, जो हम कर रहे हैं वही हमें यहाँ से बोलते हैं, तो इसका मतलब हमें कोई पकड़ने के लिए आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है। इसका मतलब है वो इधर उधर ढूंढने लगा। तो राजा कहने लगा, भाई ताक झांक क्या कर रहे हो, क्या खोज रहे हो,
हम जानत है क्या ढूंढत है, हमें पता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्योंकि तो सब कविता की लाइन है, लेकिन वो इत्तेफाक से उनके ऊपर फिट हो रही है। सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भाग जाएं। अब चोरों को तो ये लगने लगा पक्का हमें किसी ने देख लिया, अब यहाँ से हम चोरी तो छोड़ो, हम अपनी जान बचाकर ही भाग जाए, यहाँ से हम पकड़े ना जाए। वे दबे पाँव बाहर सरकने लगे। दबे पाँव बाहर मतलब धीरे धीरे से बाहर की तरफ भागने लगे। पर राजा की फिर आवाज़ आई, सरक सरक कहाँ भागत है, क्योंकि कविता की अगली लाइन यही थी। तो वो फिर फिट बैठ गई कि भाई धीरे धीरे कहाँ भाग रहे हो, जाना तो हम देखत है, जानते हो हम तुम्हें देख रहे हैं, हमसे न बच सकत, हमसे तुम बच नहीं पाओगे, धन्नुसा भाई धन्नुसा। और कमाल तो ये हो गया कि जो कविता की लास्ट लाइन थी वो धन्नुसा धन्नुसा थी, और धन्नुसा इसको सुनना था, चोर भी वही था। तो उसको अब लगा भाई अब तो तू पकड़ा गया, पक्कम पक्का राजा ने तुम्हें देख लिया। धन्नु की सा की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं है, सोचा कब अब तो कुछ हो नहीं सकता है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, मतलब रिक्वेस्ट करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ नहीं लिया ही नहीं है, आपका खजाना सही सलामत है, क्योंकि चोरी तो वो कर ही नहीं पाए थे। तो बोलने लगा हमने कुछ नहीं निकाला, आपका सही है, ऐसे कैसे ही सही है आपका जो खजाना है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए, मतलब हक्के बक्के मतलब चौंक गए भाई ये हुआ क्या है, क्योंकि राजा साहब को तो कोई आइडिया नहीं था। वो तो अपनी कविता में मगन थे कि इसका मीनिंग क्या है, तो उसको गुनगुना रहे थे। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती चोर भी उनके सामने आ गए, चोर पकड़े गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन कराई, तो पता चला उनका खजाना लुटते लुटते बचा है। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास और उसकी माँ के पास खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। अब जो है यहाँ पे मदन के मजा आ जाते हैं, राजा साहब उसको बुलाते हैं और खूब सोना चांदी देते हैं, तो मदन के और उसकी माँ के पास खूब धन हो जाता है, वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो बच्चों इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।